आज हम बात करते हैं संजय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की रिट पिटीशन को किस बिना पे खारिज किया है और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा सांसद के द्वारा जो रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई थी, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने किस आधार पे और किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया है, आज हम उस पे जजमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने मनीष सिसोदिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जजमेंट को हाईलाइट किया और यह बताया था कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन को दरअसल डिनाई तो किया है, लेकिन वो डिनाइल जो है बहुत पार्ट में है, यानी वो डिनाइल एप्लीकेशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड है। इसलिए उस एसएलपी को डिनाइल के प्रीव्यू में ज्यादा पढ़ना नाइंसाफी होगी और जो लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं, यानी लीडर जो अपोजिशंस के हैं या जो आम आदमी पार्टी को लाइक नहीं करते हैं, यानी आम आदमी पार्टी को जो डिसलाइक करते हैं, वो इस आधार पे खुश हो रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो अपील फाइल की गई थी मनीष सिसोदिया के जरिए से, वो अपील डिसमिस कर दी है। लेकिन ये सिर्फ डिसमिसल इस पॉइंट पे है कि ट्रायल का कंसिडरेशन टाइम बाउंड मैनर में हो। इसी आधार पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईडी और सीबीआई के कंटेंशन को कंसीडर करते हुए ईडी और सीबीआई ने यह सबमिशन की थी कि जो ट्रायल होगा वो 6 से 8 महीने के अंदर कंक्लूड कर देंगे और ईडी सीबीआई के जरिए से जो अदर लिटिगेशन अदर कोर्ट में यानी दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह में फाइल या पेंडिंग है उसको वापस ले लेंगे और स्पीडी ट्रायल करने की कोशिश करेंगे। और ईडी और सीबीआई के जरिए से यह सबमिशन किया गया था कि ट्रायल 6 से 8 महीने के अंदर कंक्लूड कर देंगे। इसी आधार पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस कर दिया था और उसमें डिसमिसल के साथ कई एक रेमेडी भी ग्रांट की है। पहली चीज यह है कि अगर सरकमस्टांस बदलते हैं या एविडेंस अलग आते हैं तो 3 महीने के अंदर फ्रेश बेल एप्लीकेशन फाइल करने की लिबर्टी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी है। और दूसरी चीज यह है कि 6 महीने के अंदर अगर ट्रायल डिले हो रहा है तो भी बेल एप्लीकेशन का कंसिडरेशन फ्रेश ग्राउंड पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने उसमें भी लिबर्टी दी है। और इसी तरह से ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यह भी वर्डिक्ट दिया है कि अगर किसी तरीके से मनीष सिसोदिया को मेडिकल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है या मेडिकल हेल्थ की तरफ से कोई एप्लीकेशन आती है या स्वास्थ्य को लेकर के कोई एप्लीकेशन आती है, तो ऐसी सूरत में मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट कंसीडर करेगा, यानी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए से और ट्रायल कोर्ट के जरिए से जो पहली बार रिजेक्शन की गई है उस आधार को कंसीडर न करते हुए फ्रेश आधारों पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कंसीडर करने की बात की है। और इसी के साथ साथ किसी फैमिली मेंबर्स की प्रॉब्लम हो, मेडिकल हेल्थ या अदरवाइज में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो भी बेल एप्लीकेशन को लर्नर ट्रायल कोर्ट के जरिए कंसीडर करने के लिए ऑर्डर किया है। तो एक हिसाब से अगर ये देखा जाए, मेरे एनालिसिस के हिसाब से वैसे जजमेंट कई लोग या कई लॉयर्स कई ब्रदर्स इस तरह से पढ़ते हैं
जिनका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होता है, उसी जजमेंट को निगेटिव भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस जजमेंट को देखा जाए तो जो जजमेंट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस में दिया है, वो जजमेंट 100% मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि इंटरिम तौर पे यानी त्वरित तौर पे, इमीडिएट तौर पे मनीष सिसोदिया के बेल एप्लीकेशन का कंसिडरेशन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन वेरियस अदर अल्टरनेटिव रेमेडीज और वेरियस रेमेडीज को देते हुए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मनीष सिसोदिया में क्वेश्चन ऑफ लॉ को छोड़ दिया है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को छोड़ दिया है, और तमाम ऐसे ग्राउंड हैं जिनके आधार पे सेंटर और स्टेट के बीच में जिस तरह से डिस्प्यूट थे और जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन था और जिस हिसाब से राघव चड्ढा वगैरह के स्टेटमेंट राज्यसभा और पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के था, और संजय सिंह के जरिए से भी तमाम तरीके का एलिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी था, और उन्होंने यहां तक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के ट्रस्ट के मामले में भी घोटाले की बात संजय सिंह के जरिए से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बहुत से की नोट्स हाईलाइट किए थे, बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। तो अगर ऐसे देखें तो तमाम क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और वर्डिक्ट ऑफ द फैक्ट जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए छोड़ दिया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक ये बात कही है कि हम इन आधारों पे पिटीशन को ना रिजेक्ट कर रहे हैं और ना ही एडमिट कर रहे हैं। ये लिबर्टी दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मनीष सिसोदिया के लिए ओपन किया है। तो अल्टीमेटली अगर ये माना जाए तो 90% से ज्यादा जजमेंट मनीष सिसोदिया के फेवर में है, और तमाम बड़े बड़े लॉयर्स जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें एक दो पॉइंट पे उनका कंसिडरेशन सही हो सकता है, लेकिन एक बड़ी रेमेडी के रूप में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक बड़ी रेमेडी के रूप में ये बातें देखी जा सकती हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इन्फ्लुएंस ना हो, और जो पहले जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का है उससे भी इन्फ्लुएंस ना हो, और जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट बेल रिजेक्शन का है यानी ट्रायल कोर्ट के जजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के जजमेंट से बिना इन्फ्लुएंस हुए वो मेरिट के आधार और क्वेश्चन ऑफ लॉ और जो फैक्ट दिए जाएंगे उसके आधार पे कंसिडरेशन ट्रायल कोर्ट के जरिए से अगर बेल एप्लीकेशन आती है तो उसका कंसिडरेशन ट्रायल कोर्ट के जरिए किया जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जजमेंट 10% है, 90% अगर ये कहा जाए तो उनके फेवर में है। अब रही बात संजय सिंह की, जो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी 3035 ऑफ 2023 संजय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक पिटीशन थी संजय सिंह वर्सेस ईडी एंड अदर्स। तो दो पिटीशन फाइल हुई थी क्योंकि दोनों में संजय सिंह की गिरफ्तारी थी। जो संजय सिंह की पिटीशन थी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने शराब घोटाले के मामले में जो उनकी अरेस्टिंग थी उसको चैलेंज किया था। दूसरा जो मजिस्ट्रेट के जरिए से रिमांड दिया गया था उस रिमांड को भी उन्होंने क्वेश्चन किया था, और सीबीआई के जरिए से जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी और जो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो रही थी उसको भी उन्होंने चैलेंज किया था। एक अगर मुख्यतः 3 बिंदु को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये था कि जो जांच और इंक्वायरी चल रही थी उसको भी क्वेश्चन करने की बात की थी। दूसरा ये था कि उनको अरेस्ट किया गया
अरेस्ट को उन्होंने डिटेंशन को चैलेंज किया था। तीसरा जो उनका रिमांड एक्सटेंड किया गया था उसको उन्होंने चैलेंज किया था। तो मुख्यतः 3 बिंदुओं पे संजय सिंह की पिटीशन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई थी और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की पिटीशन को ये कहा कि ये प्रीमेच्योर स्टेज है, यानी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और इंक्वायरी चल रही है। ऐसी स्थिति में रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटरटेन नहीं हो सकती है और पिटीशन इस स्टेज पे प्रीमेच्योर है और प्रीमेच्योरिटी के स्टेज पे रिट पिटीशन संजय सिंह की 19/10/2021 को डिसमिस हो गई। अब आते हैं कि संजय सिंह के खिलाफ एलिगेशन सीबीआई का और ईडी का क्या है। मुख्यतः ये केस पिछले जनवरी से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अगर ये माने तो पिछले 8 महीनों से लगातार जांच चल रही थी। अगर 8 महीनों के अंदर ईडी और सीबीआई के जरिए से संजय सिंह के खिलाफ जांच और इंक्वायरी कंप्लीट नहीं कर पाई है तो अभी जांच और इंक्वायरी में कितना समय लगेगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह की रिट पिटीशन में जो सीबीआई और ईडी का कंटेंशन है वो यही था कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और इंक्वायरी अभी पेंडिंग है, इसलिए प्रीमेच्योर स्टेज पे रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल के जरिए सबमिशन की गई थी जिसको ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कंसीडर किया और संजय सिंह की रिट पिटीशन को प्रीमेच्योर मानते हुए उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब बात इस बात पे है, जो क्वेश्चन है यहां पे, अब इस क्वेश्चन को आई आस्क सम क्वेश्चन टू माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप से ये समझना चाहता हूं कि 8 महीने में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जिसने अभी जांच कंप्लीट नहीं किया है और ऐसा स्टेटमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने 226 की रिट पिटीशन में दिया है, तो अभी ईडी और सीबीआई को जांच के लिए कितना और समय चाहिए, लाइफ और लिबर्टी कितना कुर्टेल किया जा सकता है, लाइफ और लिबर्टी को कितना डिटेन किया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 21 के तहत लाइफ एंड लिबर्टी एंड डिग्निटी कैन नॉट बी कुर्टेल इन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अगर ये देखा जाए 21 के आर्टिकल 21 के दायरे में देखा जाए तो जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो गई है या जांच कंप्लीट ना हो जाए, ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी किया जाना पंकज मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के खिलाफ है और संजू जैन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के भी खिलाफ है। और कई एक जजमेंट है जिस जजमेंट में यह कहा है कि अगर एक्यूज के जरिए से लगातार ईडी और सीबीआई को कॉर्पोरेट किया है, इंक्वायरी में सहयोग की है, विवेचना में सहयोग की है, तो संजू जैन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद ये वर्डिक्ट दी है कि ऐसे मामले में गिरफ्तारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी बेंच में अगर देखा जाए तो सेम पैटर्न पे सेम जजमेंट को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने फॉलो अप नहीं किया है। यही मैटर अगर देखा जाए तो अभी पिछले लास्ट 4 दिनों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी डिबेट चल रहा है कि ऑनरेबल 2 जजेस के जजमेंट को दूसरी 2 जजेस की बेंच उसको नहीं मान रही है या उस पर कमेंट कर रही है। इस तरह का कन्फ्लिक्ट लॉ में देखने को लगातार मिल रहा है और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कई एक ऐसे जजमेंट ऑनरेबल अपील कोर्ट के हैं जिसमें यह कहा गया है कि फेयर ट्रायल एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक्यूज का फंडामेंटल राइट है, कंप्लेनेंट का फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये सारे जजमेंट जो है जांच एजेंसियां मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं।
खास तौर से जजमेंट और ऑर्डर्स को मानने के लिए यूपी पुलिस तो बिल्कुल बाउंड नहीं होती है। जबकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यह कहा कि जो पनिशमेंट 7 साल या 7 साल तक के सेक्शंस के हैं उसमें किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिसलिनियस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में उसी अरनेश कुमार के जजमेंट में फाइल हुआ, जिसपे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा जी उसमें एमिकस क्वेरी है और उसको सबमिट कर रहे हैं। लगभग 24 हाई कोर्ट में इस तरह के मैटर्स आए हैं और 24 स्टेट में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 साल से कम के ऑफेंसेस अगर एफआईआर में या कंप्लेंट में इंपोज है तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट अगर ये माना जाए तो 24 हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने उसका वायलेट किया और बहुत सारे मामलों में तो बेल एप्लीकेशन भी लॉन्ग प्रोलॉन्ग डेट तक डिटेन होती रही और उस पे बेल की भी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर लॉयर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर लर्नेड फ्रेंड कपिल सिब्बल जी के जरिए से एक इंटरव्यू देते हुए यह कहा गया है कि हिंदुस्तान में लाइफ और लिबर्टी और डिग्निटी एकदम बिल्कुल डेड होने के कगार पे पहुंच गई है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का वायलेशन हो रहा है और पीएमएलए एक्ट का मिसयूज हो रहा है। और यहां तक उन्होंने कहा कि पीएमएलए एक्ट को इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन अपोजिशन लीडर के खिलाफ यूज किया जा रहा है। हालांकि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट को लर्नेड सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बयान को जो वाइडली सर्कुलेट किया जा रहा है और दिल्ली में खास तौर से उसका सर्कुलेशन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लॉ जर्नल्स के जो लाइव हैं उसमें सारे में सर्कुलेशन हो रहा है। लाइव लॉ पे हो रहा है, एससीसी पे हो रहा है और एआईआर वगैरह पे भी हो रहा है, लॉ ट्रेंड पे हो रहा है, वर्डिक्ट पे हो रहा है और उस स्टेटमेंट को वाइडली पेपर ने भी कई तरीके से पब्लिश किया है। तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट को इस मामले पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए और अगर कपिल सिब्बल जी का बयान गलत है तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की नोटिस जारी करना चाहिए। यानी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट कई एक मामले, छोटे छोटे मामलों में सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के मामले को रिट पिटीशन के रूप में मामले को लेटर पिटीशन के रूप में एक्सेप्ट किए हैं और इसी तरीके से वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए पीआईएल को ट्रीट किया है, सो मोटो लेते हुए लेटर पिटीशन को ट्रीट किया है, सो मोटो लेते हुए रिट पिटीशन को ट्रीट किया है। इतने बड़े लायर का कंटेंशन कि हिंदुस्तान में लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी एकदम डेथ होने की कगार पे है या डेड हो चुकी है, ऐसा स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण मौके पे दिया गया है। और उन्होंने यहां तक कहा कि 6-7 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं और जब ईडी और सीबीआई किसी प्रकार से किसी स्टेट में अपोजिशन के लीडर की गिरफ्तारी करने लगे तो आपको यह समझ लेना है या समझ जाना चाहिए कि किसी न किसी स्टेट में या जहां पे गिरफ्तारी हो रही है उस स्टेट में चुनाव आ गया है। जैसे उन्होंने उड़ीसा का नाम लिया, राजस्थान का नाम लिया और इसी तरीके से 4 स्टेट का और नाम लेते हुए कहे कि जब चुनाव आ जाता है, बंगाल वगैरह, झारखंड भी उसी में शामिल है, कि जब चुनाव आ जाता है, राजस्थान का भी नाम लिया है, एमपी का भी नाम लिया है, तो जब चुनाव आ जाता है तो सेंट्रल जांच एजेंसियां उनको विपक्ष के नेताओं में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की खुशबू नजर आने लगती है
और वो विपक्ष के नेताओं को पीएमएलए एक्ट का मिसयूज करते हुए उनकी गिरफ्तारी करना शुरू कर देती हैं। ऐसा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के जरिए से बयान दिया गया है और इस बयान को बहुत वाइडली सर्कुलेट किया जा रहा है। हम बात कर रहे थे कि दिल्ली शराब की जो घोटाले का मैटर है, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसियां किस तरीके से जांच कर रही हैं, वो तो एक उनका अपना विषय है। हालांकि समय समय पर जांच एजेंसियों पे लगातार उंगलियां उठती रही हैं और जनता का कॉन्फिडेंस ईडी और सीबीआई के प्रति क्या है, ये जनता के बीच में जाकर के समझने की बात है, उनके इंटरव्यू लेने की बात है। जहां तक अपोजिशन के लीडरों का मानना है, जैसे ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया था, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी जी का स्टेटमेंट था, अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है। सारे लोग यही मानते हैं कि जांच एजेंसियां मालाफाइडी इंटेंशन से अपोजिशन के लीडरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार छापे मार रही हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का मिसयूज है और इसी मामले में दिल्ली शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह की रिट पिटीशन खारिज हुई है। आज हम संजय सिंह की रिट पिटीशन को जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है 20/10/2023 को, उसके की पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। हालांकि ये जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज हो गया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी तक इस पे कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है और ना ही इस पे फर्स्ट हियरिंग भी अभी हो पाई है। ऐसा लग रहा है कि मंडे और ट्यूसडे में इसमें इसकी मेंशनिंग हो सकती है। फिलहाल हम आते हैं कि संजय सिंह के जजमेंट का क्या हाईलाइट है, क्या प्रीव्यू है और किस मैटर को लेकर के ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया है। तो हम आते हैं डायरेक्ट हाईलाइट की पॉइंट्स पे। संजय सिंह की जो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन है वो रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 3035 ऑफ 2023 है। संजय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पहली पिटीशन है। दूसरी पिटीशन भी इसी के साथ एप्लीकेशन में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर है 28269 ऑफ 2023। ये रिट पिटीशन का जजमेंट रिजर्व हुआ था 19/10/2023 को और इस जजमेंट का प्रोनाउंस है 20/10/2023 को। अब इसके बाद में ये यहां पे डिटेल है, ये क्या 51 पेज का जजमेंट है। 51 के पेज के जजमेंट में यहां पे जो कंसिडरेशन है बहुत सारे पॉइंट्स पे लेकर के है। हालांकि यहां पे फैक्चुअल पोजीशन लिखा है, उसके बाद में द गिरवांस ऑफ द पिटिशनर है पेज नंबर 6 पे, उसके बाद में सम्मन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर है, उसके बाद सबमिशन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द ईडी है, उसके बाद इशू बिफोर दिस कोर्ट है, यानी ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो इशू था दिल्ली हाई कोर्ट के, वो पेज नंबर 14 पे है। और अगला जो है द पावर टू अरेस्ट अंडर पीएमएलए एक्ट है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 19 क्या कहता है और 19 का मैंडेट क्या है, उस पे ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्कस किया है। फिर यहां पे लिखा कि जुडिशियल प्रेसिडेंट कोआ पावर अंडर सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए का है और कंसेप्ट ऑफ नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट अंडर पीएमएलए एक्ट को कंसीडर किया है। हालांकि ये बहुत लॉन्ग और डिटेल जजमेंट है। उसके बाद में रिमांड ऑफ एन एक्यूज पे डिस्कस किया है, यानी पीएमएलए एक्ट में भी सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत ही उसमें डिटेन किया जाता है, यानी सेक्शन 167 सीआरपीसी को यहां पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद में किया गया है कि ग्रांट ऑफ रिमांड अंडर द पीएमएलए एक्ट को कंसीडर किया है
और उसके बाद में मटेरियल इन पोजीशन ऑफ द प्रेजेंट केस अगेंस्ट द पिटिशनर, यहां पे एक डिस्कशन किया है कि इनके खिलाफ जो है एविडेंस किस नेचर की है और किस तरह का है, उस पर डिस्कस किया है। आगे क्या किया है कि वेदर द अरेस्ट ऑफ द पिटिशनर एंड इम्प्यून रिमांड ऑर्डर वायलेट द मैंडेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए एक्ट, इसका जिक्र किया है। और उसके बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि पावर ऑफ दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 482 सीआरपीसी फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ रिमांड ऑर्डर्स इन द लाइट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। यहां पे मुख्यतः रिट पिटीशन 2 पॉइंट पे थी, एक तो 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और दूसरी उसी में सब्सिक्वेंटली 482 की पिटीशन थी, उसमें इसी को जो रिकॉर्ड अवेलेबल थे उसकी लाइट में रिमांड को क्वेश्चन करने के लिए 482 बेसिकली थी, बाकी और जो था पावर ऑफ हाई कोर्ट वो 226 में। आर्गुमेंट ऑफ मेलिस एंड मेलिशियस प्रोसिक्यूशन रेज ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर, यानी जो इसमें ग्राउंड लिया गया था वो मालाफाइडी इंटेंशन की बात की गई थी और उसी आधार पे यहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कोट किया है कि मालाफाइडी इंटेंशन थी। एस्पेक्ट ऑफ अप्रूवर स्टेटमेंट बीइंग एक्सट्रैक्ट अंडर द प्रेशर एंड इज बीइंग अनवर्थी क्रेडेंस। अब इसके बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने यहां पे कंक्लूजन की बात की है। राइट ऑफ एक्यूज ऑफ पर्सनल लिबर्टी वर्सेस राइट ऑफ स्टेट ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम। यहां पे एक ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल कंसिडरेशन इस पॉइंट पे किया है कि एक्यूज की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी के क्या मैटर है और उसी तरीके से राइट ऑफ स्टेट क्या है, यानी स्टेट के राइट क्या है फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए और किसी भी क्राइम में अपॉर्चुनिटी को लेकर के। अब उसके बाद में रेपुटेशनल कंसर्न ऑफ एक्यूज, यानी जो रेपुटेशन से रिलेटेड है एक्यूज के, उसके बारे में कहा है। एब्यूज ऑफ पावर इन द प्रेजेंट केस एंड एलिगेशंस ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, यानी एक हिसाब से यहां पे एक ग्राउंड ये भी लिया गया है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये जो एक्शन लिया गया है वो है और यहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो एक हिसाब से ये हाईलाइट पॉइंट्स हो गए जो जजमेंट के हाईलाइट पॉइंट हैं। हाईलाइट पॉइंट पे एक बार हम फिर शॉर्ट में कहते हैं, यहां पे राइट ऑफ एक्यूज का भी ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्कशन किया है और जांच एजेंसियों के क्या राइट है उसका भी डिस्कशन किया है और कंक्लूजन पे ऑनरेबल कोर्ट आई है। हालांकि ये जजमेंट 51 पेज का है और बहुत लेंथी जजमेंट है। ये ऑनरेबल जज का नाम है और ये लिखा कि द इंस्टेंट पिटिशन इंस्टेंस पिटिशन अंडर आर्टिकल 226/227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया with section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973 of CRPC has been filed on behalf of the petitioner seeking the following prayer। अब प्रेयर देख लीजिए। प्रेयर नंबर 1 A, in consonance with the principle laid down to the rest by the Honorable Supreme Court inter alia its list locus classical पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी पेज नंबर 1244। यानी पंकज बंसल के जजमेंट को हमने इससे पहले हाईलाइट किया था कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा, पंकज बंसल के जजमेंट में कहा था कि अरेस्टिंग ऑफिसर्स या एजेंसी के लिए ये जरूरी है कि वो अरेस्ट के ग्राउंड को गिरफ्तारी से पहले एक्यूज को बताए। हालांकि संजय सिंह के केस में सॉरी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के जजमेंट का क्लियरली वायलेशन है।
उसके बाद ऑनरेबल उसके बाद आगे के प्रेयर, होल्ड एंड डिक्लेयर द अरेस्ट ऑफ द पिटिशनर एट द हैंड्स ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 2 to be wholly non-ist, illegal, arbitrary, and unconstitutional, and consequently set aside and quash the entire proceeding relating thereto, including arrest order dated 4/10/2023 Annexer P11 as a gross and blatant abuse of process of law as well as privilege of power and authority is writ large, thereby infringing the petitioner fundamental right as guaranteed under Article 14, 19, 21 and 22, 1 and 22 subclass 2 Constitution of India। तो मेरली जो पहला प्रेयर है वो पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 एससीसी को कंसीडर करने की बात की है। पेज नंबर 1244 है, जिसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी एजेंसी या गिरफ्तारी ऑफिसर्स के लिए ग्राउंड ऑफ रेस्ट बताना गिरफ्तारी से पहले ये मैंडेट करता है। दूसरी प्रेयर में है, quash and set aside the order dated 5/10/2023 and 10/10/2023 Annexer P24 and P26 passed by the Special Judge PMLA, whereby the petitioner has been remanded to the custody of respondent number 2 in a patently routine and mechanical manner, and therefore such untenable remand orders cannot cure the constitutional infirmities as guaranteed under Article 21 and 22 Class 1 and 2 of the Constitution of India. C. Direct the forthwith release of the petitioner from the custody as he any further incarcerations would be anathema to law and gravely detrimental to the cause of justice। अल्टीमेटली इसमें आर्टिकल 22 और 21 को प्रेयर में कंसीडर सेकंड प्रेयर में की है। उसके बाद थर्ड, डायरेक्ट फोर्थ विथ रिलीज ऑफ द पिटिशनर फ्रॉम द कस्टडी एज एनी फर्दर इनकॉर्सेशंस वुड बी एनाथेमा टू लॉ एंड gravely detrimental to the cause of justice, issue any other order or direction which this honorable court may deem fit and proper। ये तो नॉर्मल प्रेयर। बेसिकली पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट को कंसीडर करने की बात है। अगर उसको कंसीडर कर लेंगे तो सारी चीजें यहां पे डिसाइड हो जाएंगी। अब यहां पे कहा कि फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। फैक्चुअल बैकग्राउंड में इन द ईयर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली has issued a new excise policy wherein bids were invited for grant of 32 zonal retail licenses in the form of L7Z license to eligible businesses entities for the sale of Indian and foreign liquor in the city of Delhi। ये बेसिक जो फैक्ट है वो ये है। उसके बाद में सेकंड में, हाउ एवर ऑन 17/8/2022 द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई है रजिस्टर्ड एन केस नंबर सच एंड फर्स्ट फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 120B रीड विथ 447A ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 एंड सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन Act 1988 on the basis of the complaint dated 20/7/2022 made by the LG means Governor of Delhi
and the direction of the competent authority conveyed by the Director, Ministry of Home Affairs, Government of India, through letter dated by 7/2022 and also based on some source information in relation to the irregularities committed in a framing and implementing of excise policy for the year 2021 and 2022. बेसिकली इस पैराग्राफ से ये लगा कि जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी उस एक्साइज पॉलिसी में गवर्नर को ये लगा कि कमी है, तो उन्होंने लेटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया था। तो सीबीआई ने क्या किया, सिंस द केस रजिस्टर्ड बाय द सीबीआई was in relation to the offences which are scheduled offences under the Prevention of Money Laundering Act 2002 PMLA within short, the Directorate of Enforcement has registered a case, यानी सीबीआई ने अलग रजिस्टर्ड किया और इन्होंने अलग कर लिया, किसमें, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कीम में। In a predicate offence, the CBI has filed charge sheet dated 25/11/2022, cognizance of which was taken by the learned trial court on 15/12/2022. Two supplementary charge sheet has also been filed on 25/4/2023 and 8/7/2023 against total 16 accused person, यानी टोटल इसमें 16 accused के खिलाफ चार्ज शीट फाइल है। A perusal of the record revealed that the case of CBI is that while the exercise policy of GNCT was the stage of formulation or drafting, the accused person has hatched a criminal conspiracy in furtherance of which some loophole and intentionally has been left or created in policy which were mean to utilize and exploit later. Further, hug amount of money was paid as kickbacks in advance to public servants involved in commission of alleged offences and in exchange of undue pecuniary benefit to the conspirator involved in liquor trade, as alleged kickback of around Rs 20 to 30 crores in the advance were paid to accused Vijay Nayyar, Manish Shishodia and some other person belonging to the ruling party in Delhi, and the other public servant involved in conspiracy by some persons in liquor businesses from South India, and these kickbacks were found to be returned back to them subsequently. The profit margin of wholesaler holding L1 license and through the credit note issued by L1 license to the retail zone licenses L7Z relating to the South Liquor Policy Lobby. It is further alleged that as the result of criminal conspiracy, a cartel was formed between the three components of the said policy, that is liquor manufacturer, wholesaler and retailers, by violating provisions the spirit of liquor policy, and all the conspirators had played active role to achieve the illegal objectives of the said criminal conspiracy, result in hug losses to the government, liquor exchanger and undue pecuniary benefit to the public servants and other accused involved in the said conspiracy. तो एक हिसाब से जो लेजिस्लेशन हुआ था दिल्ली असेंबली के जरिए से, उसी लेजिस्लेशन पे क्वेश्चनिंग किया गया है और उसी क्वेश्चनिंग के हिसाब से एलजी के जरिए से शिकायत की गई थी और उस पे दोनों पे एफआईआर दर्ज की गई है
और ये कहा गया कि पॉलिसी बनाने में असेंबली में गलती की गई है। हालांकि असेंबली में जो गलती होती है उसके जरिए असेंबली में कही हुई या लिखी हुई बातें प्रोसिक्यूशन में नहीं आती हैं और वो पीएमएलए एक्ट में कवर नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मनीष सिसोदिया के जजमेंट पे उस पर कोई कंसिडरेशन फिलहाल नहीं किया है। वो आगे इनकी जजमेंट में क्या होता है वो देखा जाएगा। अब उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स इस पे हाईलाइट किए गए हैं। इसमें कहा कि इन द प्रेजेंट ECIR the first prosecution complaint was filed on 26/11/2022 and cognizance was taken by the learned trial court on 20/12/2022। अब देखिए यहां पे क्रैक्स क्या है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, एक ही मामले में एक ही जांच एजेंसी जांच कर रही है और उसमें चार्जशीट फाइल कर दिया है, तो चार्जशीट फाइल करते समय जब 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया और ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस 20/12/2022 में ले लिया और आज की डेट में हम नवंबर में हैं, नवंबर 2023 में, लगभग एक साल के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को क्या ऐसी चीज उसी में मिल गई जिसमें संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई। तो फ्रॉम द पेरिजुअल ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इट इज मेड क्लियर टू द फॉल्स इंप्लीकेशन ऑफ संजय सिंह। हालांकि चार्जशीट फाइल करते समय ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए कि पार्ट पीआई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। भाई पार्ट पीआई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग करने का रीजन कोई ऐसा होना चाहिए कि एक्यूज बाहर हो, पकड़ से बाहर हो, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती हो, तो ऐसी सूरत में पार्ट पीआई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग की जाती है। एक्यूज इंडिया में है, पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा है, स्पीच दे रहा है और आपने 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दिया और उसके बाद में फिर जो है एक साल के बाद उसकी अरेस्टिंग करके चार्जशीट फाइल कर रहे हैं और अभी चार्जशीट नहीं फाइल किए हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो जांच एजेंसी अगर इतनी बड़ी जांच एजेंसी को एक बार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में फिर से पता चलता है एक साल के बाद में कि ये भी शामिल है, तो हमें लगता है कि ये नेशनल एजेंसी का काम नहीं है। नेशनल एजेंसी का काम तो ये है कि उसके ए से लेकर के जेड तक और जेड से लेकर के ए तक सारी जांचें एक साथ में होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे मामले में कोर्ट जो है प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे हेल्प भी नहीं करती और मदद भी नहीं करती और प्रोसिक्यूशन जब चलने लगता है तो कोर्ट कहती है कि ट्रायल फेस कीजिए। तो बहुत हद तक जो है फॉल्स इंप्लीकेशंस के केसेस में भी ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ही रिजल्ट आता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम का केस ले लीजिए कि 2G स्पेक्ट्रम में राजा और कांजीमोजी को जेल हुई और बहुत दिनों के बाद उनकी बेल हुई और ट्रायल कोर्ट से उनका एक्विटल हो गया। तो इस तरीके से कोर्टें जो है वो ट्रायल कोर्ट के ऊपर छोड़ देती हैं और ट्रायल कोर्ट में बहुत लिंगरिंग हो जाता है। तो लाइफ एंड लिबर्टी के मामले में कोर्ट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और लेने की आवश्यकता भी है। अब हम डायरेक्टली इनके जजमेंट पे आते हैं। जजमेंट एक सेकंड के लिए देखें, जो कोर्ट का कंक्लूजन है, कोर्ट कंक्लूड क्या कर रही है यहां पे देखिए। डिसीजन में कोर्ट ने कहा कि इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन दिस कोर्ट upheld the order impugned before it, having found no infirmity or illegality in the same on any ground raised before this court। वही ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जजमेंट है पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें यह कहा कि अरेस्ट का कारण शोन करना होगा। अब अरेस्ट का कारण शोन करना पड़ेगा और एक साल के बाद अरेस्टिंग हुई है। हालांकि पिछले दिसंबर में 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी और इसमें जो है इनके खिलाफ एक साल के बाद अरेस्टिंग हुई है। तो ये कारण अपने आप में
खुद एक वाज़ेह कारण है, हालांकि कोर्ट ने नहीं माना। इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है वो देखने की बात होगी। पैराग्राफ अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट रिट पिटीशन इज डिसमिस एंड पेंडिंग एप्लीकेशन इज ऑल्सो डिसमिस। हाउएवर, ऑनरेबल कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा संजय सिंह में कि हाउएवर clarified that any observation made by this court in this judgment shall not be construed as an opinion of this court on merit of the case। 51 पेज का 50 पेज का जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने लिखाया और 51 पेज के जजमेंट में ये एक लाइन लिखा देती है ऑनरेबल कोर्ट कि हम इस पे मेरिट पे नहीं जा रहे हैं। 51 पेज के जजमेंट पे बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हुआ है और ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा है कि इट इज हाउ एवर क्लेरिफाइड दैट एनी ऑब्जर्वेशन मेड बाय दिस कोर्ट इन दिस जजमेंट शैल नॉट बी कंस्ट्रूड एज एन ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट ऑन मेरिट ऑफ द केस। तो फिर इतनी लंबी सुनवाई करने की जरूरत ही क्या थी? एक हिसाब से पूरा जजमेंट लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, पूरी ओपिनियन देने के बाद, लाइफ एंड लिबर्टी के मामले में यह कहा जाता है कि लाइफ एंड लिबर्टी इज द सुपीरियर। और लाइफ एंड लिबर्टी एक आदमी जो राज्यसभा का सांसद है, एक पार्टी का मेंबर है और उसकी पिटीशन है, एक ऑर्डिनरी मैनर में सभी को ट्रीट हो रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि ऐसी स्थिति में यह पिटीशन जो है वो जो ऑर्डर है वो उसको ओपिनियन कोर्ट की न मानी जाए। कॉपी ऑफ जजमेंट गिवन टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एक्यूज, और कोर्ट खुद लिख रही है यहां पे कि क्या है, कॉपी ऑफ दिस जजमेंट बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एक्यूज एज द एक्यूज इज इन जुडिशियल कस्टडी। अगर जुडिशियल कस्टडी में है और ऑनरेबल कोर्ट को उस पे टिप्पणी, जजमेंट पे टिप्पणी करने का मौका नहीं है, तो आई थिंक ये जो 50 पेज का जजमेंट है वो किसी काम का नहीं। लाइफ एंड लिबर्टी के मामले में जो भी डिसीजन आने चाहिए या जो भी डिसीजन होना चाहिए वो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द केस होना चाहिए। अब अगर हम दोनों पहलू पे देखें तो जो मनीष सिसोदिया का जजमेंट है वो भी मेरिट के आधार पे नहीं है। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मनीष सिसोदिया के जजमेंट पे कहा कि हम मेरिट को टच नहीं कर रहे, और संजय सिंह के जजमेंट पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस जजमेंट को कोर्ट का ओपिनियन न समझा जाए। अब ऐसी स्थिति में जिस मामले में आदमी जेल में हो और जेल में रहते हुए, यानी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच में अगर जेल में हो और उसके मामले में इस तरह के ऑर्डर पास किए जाए, और ऐसी स्थिति में जहां पे फंडामेंटल राइट्स का मैटर हो और फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाए, तो फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, वो चाहे आम आदमी हो, चाहे वो पब्लिक का आदमी हो या पब्लिक फिगर का आदमी हो या सेलिब्रिटी हो। अब आप देखिए कि मेवात में जो हुआ था हरियाणा गुड़गांव में, मोनू मानसरोवर की बेल एप्लीकेशन इतने बड़े घटना में मजिस्ट्रेट ने दे दिया। हेट स्पीच के मामले में तमाम टीवी चैनल्स को जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उसमें उनको बेल मिल गई। अर्नब गोस्वामी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को टेररिस्ट कहकर करके वो किया था, एफआईआर दर्ज हुई थी, उनको इंटरिम बेल मिल गई। तो ज्यादातर जो अपोजिशंस के लीडर हैं उस पे कोर्ट की सिंपैथी कहीं ना कहीं, अगर कपिल सिब्बल के बयान को देखा जाए कि कपिल सिब्बल ने कहा कि लाइफ एंड लिबर्टी एकदम डेथ हो चुकी है हिंदुस्तान में, ऐसी सूरत में
कपिल सिब्बल का ये बयान देखने में परमा फेसाई सही लग रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट, और वो भी हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट्स में इस तरह की लिबर्टी ईडी और सीबीआई के कहने पे मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया। हालांकि तमाम ऐसे मैटर्स हैं जिसमें बैंकों के घोटाले को लेकर के देखा जाए, सहारा का इतना बड़ा स्कैम हुआ था, लखनऊ की साइंस सिटी के घोटाले को देखा जाए, तमाम ऐसे बड़े बड़े घोटाले हैं जिसके एक्यूज बाहर चल रहे हैं, और वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी देने वाले दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लीडर्स जेल में हैं, जिसने एजुकेशन की दिशा और दशा को बदलने का काम किया था, वो जेल में है। और अरविंद केजरीवाल जो तमाम मामले में दिल्ली को सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार ईडी के जरिए से उनको भी समन भेजे जा रहे हैं, यानी आज नहीं तो कल उनके जेल जाने का न्योता है। यानी ईडी जो समन केजरीवाल जी को भेज रही है वो एक हिसाब से जेल का न्योता है। तो ईडी और सीबीआई के जरिए से जो प्रोसेस और जांच की गई है, अभी भी जांच चल रही है, और कब तक ये जांच चलेगी? अगर इंडिया अलायंस के लीडरों की बात मानी जाए तो तब तक ये जांच चलेगी जब तक 2024 का चुनाव न हो जाए। हालांकि संजय सिंह की पिटीशन में लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड मैटर है, और संजय सिंह का अपराध सिर्फ इतना सा लग रहा है कि संजय सिंह ने बीजेपी के तमाम लीडरों के खिलाफ बोला है, और पार्लियामेंट में भी उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। हालांकि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरिट के आधार पे आम आदमी पार्टी के किसी भी रिट पिटीशन को टच नहीं किया है, चाहे वो संजय सिंह की रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए से हो या मनीष सिसोदिया की स्पेशल अपील पिटीशन हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, राघव चड्ढा की चाहे सस्पेंशन की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हो, यानी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से रिट पिटीशंस या स्पेशल लीव पिटीशंस फाइल होती हैं, उस पे ज्यादातर ऑनरेबल कोर्ट ने लिबर्टी दी है या प्री मैच्योरिटी स्टेज पे उसका डिसमिसल हुआ है। हालांकि आज हम हाईलाइट कर रहे थे संजय सिंह के जजमेंट्स के पॉइंट, तो आज हमने जो बेसिकली डिस्कशन की है, हालांकि ये जजमेंट बहुत लंबा है, लेकिन मोटी मोटे तर्ज पे हमने ये हाईलाइट किया कि संजय सिंह के खिलाफ अभी भी जांच और इंक्वायरी पेंडिंग है। इसी वजह से प्रीमेच्योर स्टेज पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की रिट पिटीशन खारिज कर दी है। तो आखिर संजय सिंह की गिरफ्तारी की जरूरत ही क्या थी? जब जांच कंप्लीट हो जाती तो गिरफ्तारी करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, संजू जैन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में यह जजमेंट दिया है कि अरेस्टिंग के समय ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है, और यहां पे ईडी और सीबीआई कह रही है कि अभी इंक्वायरी चल रहा है, जांच अभी चल रही है, और अभी ये बताना उचित नहीं है। अब जब बताना उचित नहीं है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन करने पे ईडी और सीबीआई को पनिशमेंट देना चाहिए, बजाय ये कि जो संजय सिंह के जरिए पिटीशन फाइल की गई थी और मनीष सिसोदिया की जो पिटीशन फाइल की गई थी, इन्हीं पिटीशनों को प्रीमेच्योर कहा गया। हालांकि संजय सिंह के जरिए से इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट इस पॉइंट पे क्या आता है? जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट इस पॉइंट पे आता है तो फिर हम दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के
जजमेंट का एनालिसिस करेंगे। आज हम यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनालिसिस की सीरीज जजमेंट के बारे में पसंद आई होगी और जजमेंट कैसे रीड आउट किया जाएगा, यानी एक बड़े जजमेंट के जिस्ट को कैसे पढ़ के समझा जाएगा, आज लगभग इस बात पे भी हमने जिक्र किया है। तो उम्मीद है कि ये जजमेंट ड्राफ्टिंग और रीडिंग की सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।